द स्टेट गवर्नमेंट क्लास 7 का अपन ने इसका स्टेट लेजिस्लेचर को कंप्लीट किया था। क्या क्या किया था, गवर्नर देख लिया था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा देख ली थी। अभी अपन स्टार्ट करेंगे विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव परिषद काउंसिल। विधान परिषद मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, चलो देख लेते हैं अपन इसको। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द अपर हाउस इज ऑल्सो नोन एज द विधान परिषद, यानी कि अपने स्टेट का जो अपर हाउस है वो क्या कहलाता है, विधान परिषद। द मेंबर ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इसके काउंसिल के जो मेंबर है वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, बाय लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज सच एज ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद एंड टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, यानी इन सब से मिलकर यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं यानी विधान परिषद के वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सच एज, ठीक है। फिर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो नॉमिनेटेड सम मेंबर्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूट्स टू आर्ट। यहाँ पर कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, आर्ट, लिटरेचर के सेक्टर में, आर्ट के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, सोशल सर्विस के सेक्टर में। यहाँ पर जो भी गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट होते हैं वो इनके थ्रू क्या होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है इनमें। दे आर कंट्रीब्यूट टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। अनलाइक द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि अपन ने पिछला कल पढ़ा था विधानसभा, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर अपन ने क्या देखा, अनलाइक द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि MLCs आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके, विधान परिषद के। जबकि विधानसभा के क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिसमें जैसे अपना होता है ना इलेक्शन के, पूरा इलेक्शन का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसके थ्रू विधानसभा वाले इलेक्टेड होते हैं, जबकि विधान परिषद वाले क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स अपन देखेंगे तो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन हैव अ मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने, तो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 होते हैं, किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर होंगे उसके कितना होगा, 1/3 मेंबर्स यहाँ पर होंगे। इट कैन नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स, और यहाँ पर देखा जाता है कि 40 मेंबर से कम मेंबर नहीं हो सकते अपनी विधान परिषद में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। फिर है टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, इट इज़ परमानेंट हाउस। ये क्या है, परमानेंट हाउस होता है, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, जो कि क्या नहीं हो सकता, कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। ईच मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर, हर एक मेंबर का जो टेन्योर है वो कितना है, 6 ईयर का है। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर आर रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स एवरी 2 ईयर। जो 1/3 ऑफ द मेंबर है इसके रिप्लेस कर सकते हैं अपन किसके थ्रू, नए इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल इज नॉन एज चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं उसको, चेयरपर्सन। दे प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द हाउस, पूरा हाउस सेशन है उसको प्रिसाइड करता है। इन देयर एब्सेंस द डिप्टी चेयरपर्सन प्रिसाइड ओवर द सेशन। अगर ये एब्सेंट है या कोई भी रीज़न है तो कौन इसको पूरा प्रिसाइडिंग करेगा, डिप्टी चेयरपर्सन। ओके, समझ में आ गया। चलो अब अपन देखते हैं यहाँ पर 2 टर्म दी हुई है जो कि अपने आगे यहाँ पर काम आने वाली है, अपन उनको देख लेते हैं। बैंकरप्ट और एक है रूलिंग पार्टी। फर्स्ट अपना बैंकरप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकरप्ट, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट वन ओन्स, यानी उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, कोई भी अपनी जो भी उसने कोई भी चीज़ को पे करने के लिए, लाइक कोई लोन लिया है या कुछ लिया है तो उसका बैंक अकाउंट क्या है, एकदम पूरा खाली है, वो उसको पे नहीं कर सकता, तो वो बैंकरप्ट हुआ। फिर है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब कि जो पार्टी, द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जो जिसकी गवर्नमेंट चल रही, जैसे कि यहाँ पर अपने TMC की गवर्नमेंट चलती है ना, वैसे वो क्या हुई यहाँ पर, रूलिंग पार्टी। चलो, वी हैव लर्न अबाउट द 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कौन से 2 हाउस अपन ने देखे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेट अस नाउ सी हाउ वन बिकम्स a member of the state legislature।
to become a member one should fulfill the following criteria. अगर इसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या उनका फॉलोइंग क्राइटेरिया उनको कंप्लीट करना चाहिए. फर्स्ट अपन देखेंगे, दे शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का कोई मेंबर होगा तो उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25. एंड एटलीस्ट 30 ईयर ओल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर है तो उसकी कितनी एज होनी चाहिए? 30. फिर अपना दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. यहाँ देखा अपन ने दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए जब अपनी इंडिया के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में वो मेंबर होगा तो. ठीक है. फिर अपना दे शुड बी अ साउंड माइंड. दैट मीन्स दे शुड बी अ मेंटली हेल्दी एंड एबल टू मेक रेशनल डिसीजन. यानी मेंटली हेल्दी होना चाहिए, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा बहुत मेंटल है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसका माइंड प्रॉपर वर्क करता हुआ होना चाहिए. दे शुड नॉट बी बैंकरप्ट, जो कि अपन ने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकरप्ट? नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट वन ऑन्स. यानी कोई भी जो ऑन्स है यानी जो भी लोग कुछ भी ले रखा है उसने उसको वो पे नहीं कर सकता, यानी वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड. उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट हैव अ सैलरीड गवर्नमेंट जॉब. यानी कि अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, इलेक्ट होता है तो उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू उसको गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी मिलती है. ऐसा कोई जॉब उसका नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब है अपना रोल ऑफ एमएलएज ऑफ रूलिंग पार्टी. जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज है उनका क्या रोल है? तो रोल देख लेते हैं अपन. एमएलएज आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यानी अलग अलग जगह से ही इलेक्टेड होते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज बिकम्स द रूलिंग पार्टी. मैंने कल भी बताया था ना तुम्हें क्लास में कि जो रूलिंग पार्टी होगी यानी जिसका सीएम बनेगा यानी चीफ मिनिस्टर बनेगा यानी उसके नंबर ऑफ एमएलएज क्या होंगे? हायर होंगे, ज़्यादा नंबर में होंगे. एमएलएज ऑफ रूलिंग पार्टी हैव सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे मस्ट फुलफिल. यानी जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज है उनकी हैव सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे मस्ट फुलफिल. यानी उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग वो उनको फुलफिल करनी होती है. लेट अस लर्न अबाउट द रोल्स प्लेड बाय एमएलएज एंड दे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव. वी विल लर्न अबाउट मोर अबाउट द रूलिंग पार्टी लेटर इन दिस चैप्टर. देखते हैं अपन. चलो फिर है अपना फर्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर. जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज है उनका क्या रोल है? पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर. क्या हुआ? आ रहा है समझ में? द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑन वेरियस मैटर रिलेटेड टू द स्टेट विद अदर एमएलएज इन द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि अपना स्टेट का जो भी रूलिंग पार्टी है उसके एमएलएज बहुत सारे तरीके के जो स्टेट से रिलेटेड डिसीजन है उसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूट करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके जगह की यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये चीज़ ठीक है कि नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है आंसरेबल टू द अपोजिट पार्टी. अगर अपोजिट पार्टी कोई भी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर दी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे हुआ तुम्हारी जगह पर, तो उसके लिए वो आंसरेबल होती है, उसको वो आंसर देना पड़ेगा. यानी कि द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी मस्ट ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन राइज बाय द एमएलएज ऑफ द अपोजिट पार्टी. अपोजिट पार्टी के एमएलएज अगर उनसे कोई किसी भी संदर्भ में कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनको उसका क्या करना पड़ेगा? आंसर करना पड़ेगा. दिस क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू द पॉलिसीज मेड अप ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट. यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो किस रिलेशन में ये होंगे, ये नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में एमएलए दूसरी पार्टी वाले पूछेंगे, वो किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है या फिर उनके एरिया में जो भी चीज़ है सही या गलत हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. समझ गई? थर्ड क्या है? डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? समटाइम एन एमएलए फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑल्सो बिकम्स अ मिनिस्टर. रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज होते हैं वो टाइप ऑफ मिनिस्टर होते हैं. आपने देखा है ना कई तरीके के मिनिस्टर होते हैं, लाइक हाँ लाइक एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया. हेल्थ मिनिस्टर ना एस से स्टार्ट होता है.
यहाँ का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यानी अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं के उसी पार्टी वाले होते हैं ना, ठीक है। इन सच केसेस दे हैव द डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एट द सेम टाइम। यानी कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी दोनों काम, यानी रूल रेगुलेशन को बनाना भी है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। जैसे अपन ने कल का क्लास में फर्स्टली पढ़ा था ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का मतलब अपन ने देखा था, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉज, यानी लॉज बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो यहाँ पर जो MLAs होते हैं उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यानी लॉज मेकिंग भी करना है और उनको एग्जीक्यूटिव भी, यानी उनको अप्लाई भी करना है। समझ रहे हो। फोर्थ पॉइंट है, इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट departments when MLAs becomes minister they take responsibility of the various state government departments such as health, education and agriculture। तो जैसा कि अपन ने बोला ना कि मिनिस्टर बनते हैं, तो यानी मिनिस्टर बनने का मतलब ही क्या हुआ, उनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसका चार्ज लेना होता है, यानी उससे रिलेटेड लॉज बनाने होते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ लानी होती है, ये सब करना होता है। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। तो अपन ने अभी देखा रोल ऑफ MLAs ऑन द रूलिंग पार्टी, देख लिया। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि क्या क्या काम करती है वो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का देखेंगे। लेजिस्लेचर का मीनिंग तो आप देखी हो ना अभी, यानी कि लॉ फॉर्मिंग बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की। तो लॉज किस तरीके के लॉज बन रहे हो, क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन देखते हैं। बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर हैव मैनी पावर्स, यानी जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों की बहुत सारी पावर्स होती है। दे यूज दीज पावर्स टू परफॉर्म फंक्शंस दैट हेल्प रन स्टेट स्मूथली, यानी स्टेट के जो भी चीज़ें हैं उनको स्मूथली रन कराने के लिए उनकी पावर काम आती है। अब देख लेते हैं इनके मेन फंक्शन। फर्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो स्टेट के हैं उनको क्या करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो रूल रेगुलेशन बनाए गए उसको इम्प्लीमेंट कराने वाली जो भी अपनी पोस्ट होगी, गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह होगी, उनको सेलेक्ट करने का काम करेगा। यानी देखोगे आप, द स्टेट लेजिस्लेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन सेलेक्टिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। We have learned that the executive in the organ of the government that implements laws, यानी अपन ने देखा है लॉज को इम्प्लीमेंट कराने वाले होते हैं। We will understand more about the state executive in the next section, जो अपना आगे चैप्टर में इसमें सेक्शन आ रहा है, सेक्शन यानी ये जो नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट में अपना आएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसमें अपन इसको देख लेंगे। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं मेकिंग लॉज। अब लॉज बनाने में इनका क्या काम है लेजिस्लेचर में, वो देख लेते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द स्टेट। ये तो अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लॉ मेकिंग बॉडी यानी लेजिस्लेचर। इट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट बिसाइड द स्टेट लिस्ट, यानी जो लॉज मेकिंग की जाती है मेंशन द स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाते हैं। बिसाइड द स्टेट लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 2 more लिस्ट, यानी 2 और लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं। द यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑन विच द यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, यानी यूनियन लेजिस्लेचर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लॉज बनेंगे। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ सब्जेक्टेड ऑन विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, यानी कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो सीन आसपास चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लॉज बनाए जा सकते हैं। लाइक जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मान लो कि अभी अकाल पड़ा है, कहीं पर ड्रॉट पड़ा है, कहीं पर फ्लड आ गया, तो उसके लिए भी वहाँ पर सिचुएशन को देखकर भी क्या बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। तो वो अपना काम करता है स्टेट लेजिस्लेचर। फिर है अपना थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल फंक्शंस, यानी फाइनेंस से रिलेटेड क्या फंक्शन करता है। फाइनेंस वर्ड समझते हो नहीं, मनी से रिलेटेड वर्ड हुआ ना। दीज फंक्शंस रेफर टू द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर रिलेट टू द मनी मैटर, यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो फाइनेंशियल फंक्शन अपना स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ टू रिव्यू एंड पास द बजट प्रेजेंट बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी कि बजट जो पास किया जाता है उसको रिव्यू करना। लेजिस्लेचर इज़ टू रिव्यू एंड पास द बजट
रिव्यू भी करेगा, देखेगा भी सही कि क्या बजट निकल के आया और उसको पास करने का काम भी कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये जो बजट पेश करेगा सामने वो कौन प्रेजेंट करेगा, बाय द एग्जीक्यूटिव। यानी कि मान लो कहीं पर मैंने अभी जैसे बताया कि ड्रॉट आया, फ्लड आया, तो वहाँ पर कितना पैसा चाहिए होगा उस चीज़ को ठीक करने में या किसी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो जो पैसा बताया जाएगा उसके बारे में देखेगा कि हाँ इतना ठीक रहेगा कि नहीं, और उसको फिर पास करेगा कि हाँ ये दिया जाए इस चीज़ को ठीक करने के लिए। समझ में आ गया। फिर फोर्थ पॉइंट है अपने इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस यानी द इलेक्ट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं उनके लिए बताया गया। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बनेगा उसके लिए जो, क्योंकि डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपन डायरेक्टली चुनते हैं क्या, डायरेक्टली नहीं होता ना उसका इलेक्शन, तो यहाँ पर जो MLAs बने हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में, ठीक है। दे ऑल्सो इलेक्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। जो रेस्पेक्टिव स्टेट है उसके राज्यसभा के मेंबर को भी इलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। और चलो फिर है अपना होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। इसमें क्या है, इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। यानी कि अकाउंटेबल वर्ड का मीनिंग दिया हुआ अपन को। अकाउंटेबल मीनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन एक्शन। यानी कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन परफॉर्म करिए उसके लिए क्या होगी, अकाउंटेबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल होगी। सिंस द स्टेट लेजिस्लेचर इज एन इलेक्टेड बॉडी इज होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल बाय राइजिंग क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल। यानी पीपल का इंसान जो आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या क्वेश्चन राइज करते हैं, उसके लिए जवाबदेही होगी। जवाबदेही मतलब कि मान लो कहीं पर आग लग गई कोई भी जगह पर, तो वहाँ पर उसके लिए उसको बुझाने के लिए और उसके लिए जो भी हार्म हुआ उसके लिए क्या जवाबदेही कौन रखेगा, जो MLAs होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो रखेंगे। यानी वो अकाउंटेबल होंगे। आग तो लगा जो लगा, पर उसके लिए पहले हर चीज़ के लिए पहले से प्रिकॉशंस होती हैं। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं रही जाएगी तो उसके लिए जवाबदेही तो गवर्नमेंट की होती है ना। कहीं पे भी दंगे होते हैं, कहीं पे आग लगती है, कहीं पे फ्लड, मतलब कोई भी मान लो धर्म के हिसाब से हो गई या कोई गवर्नमेंट के लिए कोई वो कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हड़ताल वगैरह, तो उसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया दंगे मतलब, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं ना, क्योंकि उसके लिए पहले से आपने पुलिस फोर्स क्यों नहीं तैनात करके रखी। सब चीज़ों के लिए जवाबदेही किनकी होती है, इनकी MLAs की होती है, ठीक है। इन अ गिवन ईयर मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर यूजुअली मीट फॉर 2 सेशन। द गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। जो 2 सेशन होते हैं यानी उनके बीच में गैप 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब जल्दी जल्दी सेशन होना चाहिए, यानी कि साल 2 साल तक इसका ये विधानसभा और ये विधान परिषद लगी कि नहीं, ये होनी चाहिए, ताकि जो भी जनता की क्वेरीज़ है, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ है, उसके बारे में चर्चा की जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये अपन ने अभी देख लिया, अपन ने फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, वो तुम एज अ होमवर्क करके लाओगी, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगी। ये होमवर्क है, आज तुम्हें करके लाना, और ये तो मैं तुम्हें यहीं पे करा दूँगी, ठीक है। चैप्टर समरी अब अपन ये तो हम करके भी ला देगा, ठीक है भाई, ये तुम एज अ होमवर्क करके लाओगी। ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ढूंढना पड़ेगा तो ढूंढना तो पड़ेगा ही, करोगे तभी तो सीखोगे। नहीं आएगा तो कौन बताएगा, मैं बताऊंगी ना, मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स भी है बाबू, 20 वर्ड्स में, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। डिफाइन द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो ये दिया हुआ है, सबको डायरेक्ट आंसर है। करोगी तभी तो सीखोगी बेटा, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगी तो चलो आगे करते हैं। करेगा ये वाला तो नहीं, स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्या, इसको हो जाएगा। वैसे तो 2 पेज का ही है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कितना, और रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 2 क्लासेस हार्डली लगेगी इसमें, ठीक है।
तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव।